तन पार्ट 1। माँ, भाई ने इस लड़की से क्यों शादी की? मुझे ये अधीरा बिल्कुल पसंद नहीं है। बेटी, अब क्या कर सकते हैं। मैं भी तुम्हारे भाई की शादी इस लड़की से नहीं कराना चाहती थी, लेकिन समर्थ की जिद के आगे मुझे झुकना ही पड़ा। समर्थ ने अपनी पसंद की लड़की अधीरा से शादी की है, लेकिन उसकी माँ मंजू और बहन सौम्या को अधीरा बिल्कुल पसंद नहीं है। समर्थ की माँ ने तो अपने बेटे के प्यार के आगे अपना सर झुका लिया और दोनों की शादी करवा दी, लेकिन सौम्या ने अभी तक हथियार नहीं डाले थे। वो अभी भी अपनी भाभी को घर से निकालने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। बहू, ओ बहू, आज चाय मिलेगी या नहीं? लाई माँ जी। एक तो समर्थ भी न जाने कहां से इस लड़की को पकड़ कर ले आया है। हर काम ऐसे करती है मानो हाथों में मेहंदी लगी हो। लीजिए माँ जी चाय। अच्छा, तो ले आई तू चाय। मुझे तो लगा था कि तू सुबह की चाय दोपहर के खाने के बाद देगी। माँ जी, दूध वाला लेट आया था, इसलिए चाय बनाने में लेट हो गई। इतने में सौम्या वहां आ जाती है। माँ, मैं अपनी सहेली देविका से मिलने जा रही हूँ, शाम को आऊंगी। सौम्या, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया है, पहले नाश्ता कर लो फिर चली जाना। मुझे आपके हाथ का बेस्वाद खाना नहीं खाना। मेरी सहेली देविका बहुत अच्छा खाना बनाती है, मैं उसके यहाँ खा लूंगी। ओके माँ, बाय, मैं चलती हूँ। सौम्या के जाने के बाद मंजू अपनी बहू पर चिल्लाते हुए कहती है, बहू, तूने इतनी बुरी चाय बनाई है, इससे अच्छा तो तू जहर पिला देती, कम से कम वो मीठा तो होता। अगर मेरे बस में होता तो चाय की जगह जहर ही दे देती। कुछ कहा तूने? अब नहीं माँ जी, मैं दूसरी चाय बना देती हूँ। रहने दे, मैं जा रही हूँ अपनी बहन के घर। तो घर का सारा काम करके रखना, शाम तक आ जाऊंगी। और हाँ, रात के खाने में कुछ अच्छा बना लेना। मंजू अधीरा पर हुक्म चलाकर चली जाती है। अधीरा बड़बड़ाती हुई किचन में जा रही होती है कि तभी समर्थ वहां आ जाता है। अधीरा, नाश्ता लाओ जल्दी से, ऑफिस के लिए देर हो रही है। क्या करोगे नाश्ता करके? किसी को भी मेरे हाथ से बना खाना पसंद नहीं आता। आप भी बाहर ही कर लेना नाश्ता। लगता है माँ और सौम्या ने फिर तुमसे कुछ कहा है, तभी तुम्हारा मूड इतना खराब है। तुम माँ और सौम्या की बातों का बुरा मत माना करो। मैंने माँ के खिलाफ जाकर शादी की है ना, इसलिए वो तुमसे कुछ उखड़ी उखड़ी रहती है। लेकिन मुझे पता है, जिस तरह तुमने मेरा दिल जीत लिया, उसी तरह तुम माँ और सौम्या का दिल भी जीत लोगी। बातें बनाना कोई आपसे सीखे। अब आपको ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही? हो तो रही है, लेकिन सोच रहा हूँ सौम्या और माँ घर पर नहीं है। तुम दिन भर अकेली घर में क्या करोगी? मैं आज ऑफिस की छुट्टी कर ही लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं घर में अकेली रह सकती हूँ, आप ऑफिस जाओ। चलो जाओ और अपना काम करो। समर्थ ऑफिस चला जाता है और शाम को जब सभी घर आते हैं, अधीरा सबके लिए बड़े प्यार से खाना तैयार करके रखती है। सौम्या सबसे पहले किचन में जाती है। अरे वाह, खाने की तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन मुझे इस खाने का मजा किरकिरा करना ही होगा। सौम्या खाने के अंदर बहुत सारी हल्दी डालकर चली जाती है। उसके बाद अधीरा सबके लिए खाना लगाती है, लेकिन किसी को भी खाना अच्छा नहीं लगता। छी भाभी, कितना बुरा खाना बनाया है। इससे अच्छा तो आप हमें मना ही कर देती कि आप खाना बनाएंगी ही नहीं, तो हम बाहर से ही कुछ अच्छा खाकर आ जाते। कम से कम हमारे मुंह का स्वाद तो नहीं बिगड़ता। बहू, तूने हम सबको सुबह बिना खाना खाए निकाल दिया, और अब भी हमें बिना खाना खाए सोना पड़ेगा। क्या करती हो अधीरा? तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता क्या? दिमाग खराब कर दिया। समर्थ गुस्से में वहां से चला जाता है। उसके पीछे पीछे सौम्या भी जाती है। भैया, हमने आपसे कितना मना किया था कि इस लड़की से शादी मत करो मत करो, लेकिन आपने हमारी एक नहीं सुनी। आप मेरी सहेली देविका को तो जानती हो ना, सुंदर होने के साथ साथ हर काम में माहिर है। सौम्या देखो, मैं वैसे ही परेशान हूँ, तुम मुझे और परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। सौम्या ने समर्थ के दिल में अधीरा के लिए नफरत डालने की कोशिश की। अगली सुबह अधीरा जल्दी सोकर उठी और सबके लिए नाश्ता बना लिया, लेकिन समर्थ बिना कुछ खाए ही ऑफिस के लिए निकल गया। सौम्या भी ये सब नोटिस कर रही थी। उसने देविका को घर पर बुला लिया। देविका, आज भैया बहुत गुस्से में है। आज तुम ऐसा खाना बनाओ कि भैया उस अधीरा की तारीफ करना भूल जाए। सौम्या,
तुम ये सब क्या कर रही हो? तुम्हारा भाई शादीशुदा है, वो कभी मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन तुम तो भाई से पहले से ही प्यार करती थी ना। हाँ करती थी, लेकिन ये उन दिनों की बात है ना। चुप रहो तुम। अगर तुम्हें भैया को पाना है तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगी। सौम्या ने जैसा जैसा कहा देविका ने वैसा ही किया। देविका ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया। शाम को सभी लोग इकट्ठा हुए और सबने एक साथ मिलकर खाना खाया। इतना मजेदार खाना खाकर सब ने देविका की खूब तारीफ की। समर्थ ने अपनी पत्नी को ताना देते हुए कहा, अधीरा, देविका ने कितना अच्छा खाना बनाया है। तुम्हें देविका से खाना बनाना सीखना चाहिए। अब तो ये रोज की बात हो गई। सौम्या हर बार देविका को अपने घर बुलाती और किसी न किसी बात पर अधीरा को शर्मिंदा करती। सौम्या अपने भाई की बात देविका से कराने लगी। अब समर्थ भी देविका से प्यार करने लगा। सौम्या ने अपने भाई से कहा, भैया आपको देविका पसंद है ना? अरे तुम ये क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप देविका से शादी कर लो। अरे सौम्या, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि देविका मुझसे शादी करने के लिए कभी तैयार नहीं होगी और अधीरा भी इस रिश्ते से खुश नहीं होगी। आप देविका की चिंता मत करो, उससे मैं बात कर लूंगी। आप बस अधीरा भाभी को समझा दो। सौम्या की बात सुनकर समर्थ अधीरा के पास जाता है। वो उससे अपनी और देविका की शादी की बात करता है। अधीरा, मैं देविका से शादी करना चाहता हूँ। क्या? आप शादी करोगे? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। प्यार तो आप मुझसे भी करते थे। कल कोई और लड़की पसंद आ जाएगी तो तीसरी शादी कर लोगे? देखो अधीरा, तुम्हें घर में कोई पसंद नहीं करता। तुम्हारी शादी मैंने माँ के खिलाफ जाकर की थी। अब तुम मेरे और देविका के बीच में मत आओ, प्लीज। क्यों बीच में ना आओ? मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, आप चाहे कुछ भी कहो। अधीरा के लाख विरोध के बावजूद भी सौम्या और मंजू ने समर्थ की शादी देविका से करवा दी। आखिरकार सौम्या अपनी भाभी की सौतन ले ही आई। शादी के बाद देविका ने घर में आते ही घर वालों के साथ कैसा सलूक किया और अधीरा के साथ क्या हुआ, ये सब जानने के लिए इंतजार कीजिए हमारे अगले एपिसोड। तो हद हो गई। ठान कर बैठे हो क्या कि जिंदगी में सुधरना ही नहीं है? अरे बेबी, मैंने क्या किया? मैं तो बस उसकी मदद कर रहा था। उसने स्माइल किया, उसे बोलो ना। यार पत्नी हो मेरी, इतना भरोसा तो करो अपने पति पर। आई लव यू बेबी। पति पर भरोसा है लेकिन उसके अंदर के मजनू पर नहीं है। अब इतने क्यूट पति को तुम्हें संभाल कर तो रखना ही पड़ेगा ना। मेरा क्या कसूर बेबी? ओह बस हाँ, ये क्यूट वाला नाटक ना मुझ पर नहीं चलेगा। और जो भी क्यूटनेस है, प्यार है, वो सिर्फ मेरे लिए है। ये छिछोरपंती छोड़ दो। शीनू और चीनू की शादी को 1 साल हो गया। दोनों की है तो लव मैरिज और दोनों के बीच लव भी बहुत है, लेकिन उस लव की ट्विस्ट कुछ अलग ही है जो आप देख ही सकते हैं। ओए छिछोरा मत बोलो, इज्जत बहुत है, किसी से भी पूछ लो। अगर कोई मुझे छिछोरा बोल दे तो। हाँ हाँ बस सब जानती हूँ मैं। इस पर शीनू किलसते हुए किचन में चली जाती है, जिसे देखकर चीनू भी हंसते हुए उसके पीछे पीछे चल देता है। क्या है, पीछा क्यों कर रहे हो? अरे अपने घर में घूम रहा हूँ, तुम मेरे आगे आगे क्यों चल रही हो? उफ़ो, परेशान करके रखा है। देखना एक दिन रोओगे मेरे लिए, फिर मेरी कदर मालूम होगी। अरे चल झूठी। इसी तरह दिन बीतते हैं और दोनों की नोक झोंक के साथ हंसी खुशी लाइफ चल रही होती है। एक दिन दोनों शॉपिंग के लिए मॉल जाते हैं। आज देखो कैसे तुम्हारी जेब खाली कराती हूँ। अरे मेरी जेब में तो कुछ है ही नहीं, खाली क्या करोगी? अकाउंट में तो है ना। अरे ठीक है, जा शीनू जा, जी ले अपनी जिंदगी। मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। चीनू वहाँ से चला जाता है और शीनू ज्वेलरी शॉप में जाती है, लेकिन वहाँ कोई भी उसकी बात तक सुनने को तैयार नहीं होता। अरे यार, मैं भी कस्टमर हूँ, मुझ पर कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा?
इतने में चीनू भी वहां आ जाता है। करा लिया अकाउंट खाली? कहाँ, देखो ना, कोई मेरी बात तक नहीं सुन रहा, सब बिजी हैं। ऐसा क्या? एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज? चीनू के इतना बोलते ही अटेंडेंट तुरंत उसके पास आ जाती है, जिसे देखकर शीनू हैरान रह जाती है। हैरान तो ऐसे हो रही हो जैसे अपने पति को जानती ही नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, मजनू को कैसे भूल सकती हूँ, पर मजनू अब शादीशुदा है ये मत भूले। शीनू अपनी शॉपिंग कंटिन्यू करती है और कुछ देर बाद सारी शॉपिंग खत्म करके दोनों कॉफ़ी पीने जाते हैं, जहाँ चीनू को रिया मिलती है, जो मिलती ही चीनू को गले लगा लेती है। ओह हाय चीनू, कितने टाइम बाद देखे, आज भी बिल्कुल वैसे ही क्यूट हो, जिसे देखते ही दिल फिसल जाए। इस पर चीनू शीनू को देखकर तुरंत रिया को दूर करते हुए कहता है, अरे रिया, मीट माय वाइफ शीनू, और शीनू ये रिया है, कॉलेज फ्रेंड। अच्छा शादी कर ली, ओके मैं चलती हूँ, बाय। कॉलेज के मजनू, सब जानती हूँ कौन सी फ्रेंड है। वैसे वो मजनू वाली हरकतें आज तक बंद नहीं हुई ना। गले तो देखो कैसे लगाया था, जैसे उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो। भूलो मत, तुम सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी हो, और इस प्रॉपर्टी पर किसी ने नजर डाली या तुमने किसी को देखा भी तो दोनों की आंखें नोच लूंगी। ऐसा बोल शीनू गुस्से में वहां से चली जाती है, लेकिन इस बार चीनू उसके पीछे नहीं जाता। अरे बिना कुछ करे सुना गई, अपने आप आएगी वापस। चीनू शीनू का इंतजार करते हुए वहीं बैठ जाता है। इसी तरह कुछ घंटे बीत जाते हैं, लेकिन ना शीनू वापस आती है और ना ही उसका फोन आता है, जिस पर चीनू घर पहुंच जाता है, पर शीनू वहां भी नहीं होती। ये सब देख वो बहुत परेशान हो जाता है। अरे ये कहाँ गई? इतनी देर हो गई, अभी तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए था। चीनू सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को कॉल करना शुरू करता है, पर कहीं से भी शीनू का कुछ पता नहीं चलता। कहीं गुस्से में इधर उधर तो नहीं निकल गई? अरे पर जाएगी कहाँ? पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन शीनू की कोई खबर ना मिलने पर अब चीनू उसे ढूंढने बाहर निकलता है। अरे कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? नहीं नहीं, मेरी शीनू को कुछ नहीं हो सकता। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ जाऊँ, कहाँ ढूंढूं उसे। अब चीनू सभी पड़ोसी और आसपास के मार्केट में ढूंढ आता है, पर कुछ पता नहीं चलता। पूरा एक दिन बीत जाता है। चीनू परेशान होकर आसपास के सब अस्पताल में भी चेक करने लगता है, लेकिन हर जगह से हताशा ही मिलती है। मैंने क्या कर दिया? वो मुझे अच्छे से जानने के बाद भी मुझसे कितना प्यार करती है, और मैंने इस मजाक मस्ती में अपने प्यार को खो दिया। गुस्से में न जाने क्या कर बैठी होगी। अब उसे कैसे बोलूं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। लगता है मुझे पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। चीनू के ऐसा बोलते ही उसके पीछे से आवाज आती है, कहा था ना एक दिन मेरे लिए रोओगे तुम मजनू जी। पता चल गई ना पत्नी की कदर। शीनू को देखते ही चीनू तुरंत उसे गले लगा लेता है। कहाँ थी तुम? पता भी है मेरा हाल क्या हो गया? अगर मुझे टेंशन में कुछ हो जाता तो? वैसे तुम थी कहाँ? चल झूठे, तुम्हें कुछ नहीं होता। वैसे मैं रिया के घर थी। आखिर तुम्हें सबक जो सिखाना था, इसीलिए उसे अपने प्लान में शामिल किया, और आगे का हाल तो तुम जानते ही हो। तुम पागल हो, बिल्कुल पागल। ऐसा कौन करता है? जान निकाल दी। दोबारा कभी भूल कर भी ऐसा करने की सोचना भी मत, नहीं तो मैं क्या करूंगा मुझे भी नहीं पता। हाँ हाँ मेरे मजनू पति, तुम भी दोबारा मेरे अलावा किसी दूसरे के सामने ये मजनूगिरी मत दिखाना, बुरा लगता है यार। आज गिरिराज और दुर्गा के घर में बहुत चहल पहल है। घर को अच्छी तरह से सजाया गया है। किचन में से अच्छे अच्छे खाने की खुशबू आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी बेटी आभा और दामाद जी अहान शादी के बाद पहली बार घर पर आ रहे हैं। हिमांशी,
बहू जल्दी से सारा काम कर लो, आभा और दामाद जी आने ही वाले हैं। कुशल बेटा, तुम सारा सामान तो ले आए हो ना? और काजू कतली लाए हो या भूल गए? दामाद जी को बहुत पसंद है। हिमांशी और कुशल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अपने माता पिता की सारी बातें मानते हैं। लेकिन जब से कुशल की बहन आभा की शादी हुई है, मानो उसके माता पिता के लिए उनका दामाद ही सब कुछ है। आभा और आहान घर पर आते हैं, सब उनका स्वागत करते हैं। आभा और हिमांशी किचन में खड़ी होकर बातें करती हैं। आभा, कैसे है तुम्हारे ससुराल वाले? तुम्हारा मन तो लग रहा है ना वहां? और आहान जी तुम्हारा ख्याल रखते हैं या नहीं? पता नहीं भाभी, कभी तो लगता है कि ठीक है, कभी तो लगता है कहाँ फंस गई। जैसे भैया आपकी मदद करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, आहान ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। अरे इतना मत सोचो तुम। शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। चलो बाहर चलते हैं। हिमांशी और आभा चाय नाश्ता लेकर बाहर आई। सब लोग आपस में बात करने लगे, लेकिन आहान बहुत घमंडी तरीके से बोलता है। आपका घर तो बहुत बड़ा है ससुर जी, आपका और कुशल का बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप लोगों ने दहेज देने में इतनी कंजूसी क्यों की? अरे दामाद जी, कैसी बात कर रहे हो? आपके परिवार ने जिस जिस चीज की मांग की थी वो सब हमने आपको दिया है। अगर किसी चीज की फिर भी कमी रह गई है तो बता दीजिए। कुछ चीजें बिना मांगे भी तो दी जा सकती है ससुर जी। आहान, अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो बता दो, हम तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेंगे। आहान प्लेट से बिस्किट उठाकर बोलता है। मांगने से दिया तो क्या दिया, वैसे भी आप लोग मेरी डिमांड कभी पूरी नहीं कर पाओगे। आभा और आहान अपने घर चले गए। उनके जाने के बाद कुशल कहता है। मम्मी, हमने आभा की शादी गलत घर में तो नहीं कर दी? आहान और उसके घर वाले तो लालची लग रहे हैं। अरे चुप कर तू, दामाद ऐसे ही होते हैं, तेरी तरह नहीं कि तूने अपने ससुराल वालों से कुछ नहीं लिया और हर समय अपनी पत्नी से चिपका रहता है। ऑफिस से थका हारा आता है और अपनी पत्नी के साथ घर के कामों में मदद करता है। मम्मी, दहेज लेना तो गलत बात है ना, और हमारे पास किस चीज की कमी है? मैं अगर हिमांशी का घर के काम में हाथ बटाता हूँ तो वो भी मेरा ऑफिस का बहुत सारा काम करती है। इसमें बुरा क्या है? पति पत्नी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बेटा, किसी चीज की कमी तो आहान के घर पर भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उसे दहेज दिया ना। ना केवल दहेज दिया बल्कि उनकी जो भी डिमांड थी वो सारी पूरी की। और उसने क्या किया? आपके और मम्मी के सामने ताने सुनाकर चला गया। आप दोनों को इससे दुख होगा, आहान ने इसका बिल्कुल ख्याल नहीं किया। बेचारी आभा का तो चेहरा देखने लायक था, कितनी शर्मिंदा हो रही थी वो अपने पति की बातों से। इस तरह कुशल ने अपने माता पिता को समझाने की खूब कोशिश की, लेकिन उसके माता पिता आहान को ही सपोर्ट करते रहे। और करते भी क्यों ना, हमारे समाज ने दामाद का रुतबा बहुत ऊंचे स्थान पर रखा है, चाहे फिर उनकी सोच कितनी भी नीची क्यों ना हो। इसी तरह से कई दिन बीत गए और एक दिन आभा अपने घर पर रोती हुई आई। अरे आभा, तुम रो क्यों रही हो? और ये तुम्हारे चेहरे पर निशान कैसे? आभा लगातार रोए जा रही थी। अरे बता मेरी बच्ची, क्या हुआ है तुझे? मत रो इस तरह, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। क्या हुआ है बेटा? हिमांशी और दुर्गा के बार बार पूछने पर आभा ने बताया। मम्मी, मुझे आहान ने बहुत मारा है। क्या? दामाद जी ने तुझ पर हाथ उठाया? लेकिन क्यों? वो रोज शराब पी कर आते हैं और मुझे मारते हैं, लेकिन आज तो उन्होंने हद ही कर दी। क्या आहान जी शराब पीते हैं? ये बात तो उनके घर वालों ने बताई नहीं थी। अरे कौन अपने बच्चों की कमियां बताता है? आने दे तेरे पापा को, वही बात करेंगे आहान और उसके घर वालों से। शाम को जब गिरिराज और कुशल घर पर आए तो उन्हें आभा का चेहरा देखकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो करते भी क्या, आखिर आहान घर का दामाद है। पर आभा के चेहरे पर चोट के निशान देखकर कुशल से चुप नहीं रहा गया। कुशल ने फोन करके आहान से बात की। आहान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर हाथ उठाने की? तुम्हारी बहन घर में किसी की बात नहीं सुनती, जो उसके मन में आता है वही करती है। अब तुम ही बताओ, मैं कैसे चुप बैठ सकता हूँ?
अगर वो किसी की बात नहीं सुनेगी तो तुम उस पर हाथ उठाओगे? मैं तुम्हारी तरह नहीं कि अपनी पत्नी के पीछे पीछे घूमता रहूं। अगर तुम्हारी बहन जरा भी टेढ़ी चली ना तो मैं उसे इसी तरह से मारूंगा। ये बोलकर आहान ने फोन काट दिया। ये सुनकर कुशल को बहुत गुस्सा आया। कुशल ने कहा, अब आभा अपने ससुराल नहीं जाएगी। आपने उसकी शादी गलत इंसान से कर दी। वो आदमी आभा के लायक ही नहीं है। अरे पागल हो गया है क्या? अपनी शादीशुदा बहन को घर पर बिठाएगा? लोग क्या कहेंगे? मम्मी, आपको अपनी बेटी की चिंता है या लोगों की? आहान हमारा दामाद है और घर में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं। हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हम आहान के माता पिता से बात करेंगे। आभा को आहान बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उसके माता पिता समाज के डर से उसे बार बार आहान के घर पर भेज देते थे। इस बार भी आभा को अपने ससुराल जाना पड़ा। एक दिन हिमांशी की तबीयत खराब हो गई तो उसने घर का काम नहीं किया। तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर सुबह से लेटी है। तुझे इस घर में जितना आराम मिला है ना, दुनिया में किसी बहू को कहीं इतना आराम नहीं मिला होगा। तेरा तो पति भी तेरे साथ काम कराता है। देख मेरी आभा को, बेचारी कितना पिटती है अपने पति से और सारे घर का काम खुद ही करती है। शाम को जब कुशल घर आता है तो हिमांशी उसे सारी बात बताती है। तुम मम्मी की बात का बुरा मत माना करो। मम्मी चाहती है कि मैं उनके निकम्मे दामाद की तरह बन जाऊं, जो अपनी पत्नी की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता। लेकिन मैं ऐसा नहीं बन सकता। कुशल ने हिमांशी का बहुत ख्याल रखा और वो जल्दी ही ठीक हो गई। वहीं आहान आभा के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। आभा के माता पिता ना तो आभा की बात सुनते और ना ही कुशल की। एक दिन आहान किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। वो जिस होटल में रुका था वहां उसे आहान दिखा। अरे ये तो आहान लग रहा है, मगर इसके साथ ये लड़की कौन है? कुशल ने वहां कुछ लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया, ये तो अक्सर इस होटल में अलग अलग लड़कियों के साथ आते हैं। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? कुशल बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है और घर आकर सभी को ये बात बताता है। लेकिन उसके माता पिता को तो इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे बेटा, इस बात को यहीं खत्म कर दो। हम आहान से क्या कह सकते हैं? आखिर वो हमारे घर का दामाद है। बेटा देख, ये बात ना आभा को मत बताना, नहीं तो उसे बहुत बुरा लगेगा। आप दोनों किस मिट्टी के बने हैं? दामाद दामाद कहकर आपने उसे सर पर चढ़ा दिया। मैं आपकी बहू के साथ अच्छा बर्ताव करता हूं तो आप मुझे झोरू का गुलाम कहते हैं। और आहान आपकी बेटी को जानवर की तरफ पीटता है, आप तब भी उससे बात करने की हिम्मत नहीं करते। आप लोग बेटे और दामाद में इतना फर्क क्यों करते हो? बेटा, दामाद को तो सर का ताज समझा जाता है। हमेशा से ऐसा ही चलता आया है। अरे हमारे समाज ने ऐसे ही नियम बनाए हैं। चाहे वो आपकी बेटी के साथ कैसा भी बर्ताव करे, उसे जानवरों की तरह मारे पीटे। मम्मी, ये पुराने जमाने की बातें हैं। आजकल कोई पढ़ी लिखी लड़की इतना नहीं पीट रही जितनी हमारी आभा पीट रही है, वो भी सिर्फ आप दोनों की वजह से। मैं आज ही उसके ससुराल जाकर उसे सारी बात बता दूंगा और आखिरी फैसला उसका होगा। कुशल और हिमांशी आभा के पास जाकर उसे आहान की सारी सच्चाई बता देते हैं। आभा अपने भाई के साथ आ जाती है। घर आकर वो अपने पति को तलाक के पेपर भेजती है। हालांकि गिरिराज और दुर्गा अभी भी अपने दामाद के साथ है और तलाक के खिलाफ। उनको अभी भी समाज की चिंता है, बेटी की नहीं।